नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी से ईडी पूछताछ करेगी? क्या नरेंद्र मोदी ईडी को जवाब देंगे? और क्या नरेंद्र मोदी से को ईडी टॉर्चर करेगी? और फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो मुझसे परमात्मा करा रहे थे, क्योंकि मैं तो उनकी दिव्य शक्ति से चलता हूं, मैं उनकी दिव्य शक्ति और उनके मार्गदर्शन से चलता हूं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो खुद ही दिव्य आत्मा हूं, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं और मैं तो भगवान हूं। मैंने तो कुछ किया नहीं, जो किया अडानी ने किया या जो किया दूसरे और लोगों ने किया, मैं तो सिर्फ दिशा निर्देशन का पालन कर रहा। जी हां, कमोबेश कुछ इसी तरीके के उनके जवाब हो। आज राहुल गांधी ने बिहार की धरती पर बड़ा स्पष्ट कह दिया कि 4 तारीख के बाद जब ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी और नरेंद्र मोदी तब ईडी से यही कहेंगे कि परमात्मा, मैं तो परमात्मा की उससे कर रहा था। जब ईडी पूछेगी तो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं कुछ नहीं जानता, ये मुझसे परमात्मा ने कहा था। इसीलिए उन्होंने यह कहानी बनाई अपने चमचे और चमची मीडियाओं के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने, कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ, यानी अपनी मां की कोख से तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ। वैसे ही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो साहब, ये तो गर्व की बात थी उनकी मां के लिए कि उन्हें ये क्रेडिट मिल गया कि नरेंद्र मोदी उनके बेटे हैं। असल में तो वो दिव्य परमात्मा है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि यह परमात्मा वाली कहानी इसीलिए बनाई गई क्योंकि जब चुनाव के बाद उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी तब नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे ही उत्तर। जी हां, आपको याद होगा अभी से 1 महीना पहले मैंने इसी चैनल पर आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी की लीगल टीम ने इस देश के अंदर जो 100 से अधिक भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस में घोटाला हो जिसमें सोने की सड़क बना दी, चाहे और तमाम सारे घोटाले, इतने घोटाले कि कब किसको किसको गिनाए, चाहे नमामि गंगे घोटाला हो, गंगा को गंदा करने का, साफ करने के नाम पे पैसा था, गंदा कर दिया। और इसी तरीके से जितने घोटाले हैं, उन सारे घोटालों की फहरिस्त राहुल गांधी ने बनवाई और उसके बाद में उनका लीगल एग्जामिनेशन किया जा रहा है कि कैसे उन पर मुकदमा लगाया जाएगा और कैसे चलाया जाएगा, कैसे देशद्रोह का आरोप बनेगा, देश के साथ धोखा देने और देश से गद्दारी करने का आरोप बनेगा, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बनेगा और कैसे वह धन जो ये चोरी करके लाखों करोड़ रुपया जो ले गए हैं, लाखों हजार करोड़ लाख करोड़ रुपया, जो भी, अब इतने फिगर मैं नहीं बता सकता हूं, सोचिए, क्योंकि मैंने तो कुछ लाख से ऊपर देखे नहीं है। जो सैलरी भी, जब मैं टॉप पोजीशन पे भी रहा तब भी सैलरी 5 लाख रुपए महीने होती थी, तो स्वाभाविक सी बात है मैं 5 लाख के ही हिसाब से जानता था। तो उस तरह से थी।
ठीक है, उसके साथ में गाड़ी बंगला और वो सब मिल जाता था, तो मिला के औसत में 8 लाख रुपए के आसपास का पड़ता था जो सीटीसी थी। तो लेकिन अब यहां तो इतने लाख करोड़ क्या क्या होता है, मतलब आप समझ लीजिए उतना सब कुछ। 5 लाख करोड़ रुपए का तो 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट घोटाला है जो नरेंद्र मोदी ने कर डाला, और बेस प्राइस से 2.25 लाख करोड़ कम पर बेच दिया, और वो भी जो पैसा तुरंत लेना था उसको 20 साल में अदा करने की छूट दे दी। इसी तरीके से राफेल घोटाला या और मतलब इतने घोटाले, फिर मैंने क्या कहा, उनकी मैं फहरिस्त नहीं गिना सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने हर घोटाले की फहरिस्त बनवाई, उसके लीगल एग्जामिनेशन कराए, और उनकी टीम ने एक एक चीज के सबूत इकट्ठे किए। इसीलिए राहुल गांधी आज बिहार की धरती से बोले कि चुनाव बाद जब नरेंद्र मोदी से यही ईडी पूछताछ करेगी तब वो क्या जवाब देंगे। मैंने आपसे यही बात कही कि इस पर काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तिहाड़ जेल जाएंगे या अहमदाबाद जेल, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि वो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बहनोई जो वाड्रा हैं, उनके सबके खिलाफ न जाने कितने आरोप इन्होंने लगाए, और ये आरोप आज से नहीं, उनके परिवार पर नेहरू के समय से आरोप लगते आए, लेकिन आज तक हर गैर कांग्रेसी सरकार ने तमाम जांच कमीशन बनाए, जांचें कराई, लेकिन किसी भी जांच में रत्ती भर भी उस परिवार का कहीं पर कोई दोष नहीं पाया गया। उस परिवार का एक भी कोई घोटाला या कोई आरोप नहीं पाया गया। लेकिन यहां तो सीधे सीधे जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं सबको पता है। राहुल गांधी ने सवाल किया था, वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं जो टेम्पो से भेज दिए काले धन? नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं अदानी अंबानी टेम्पो में भर भर के काला धन भेज रहे हैं राहुल गांधी के पास। तो साहब यही सवाल है कि वो है कहां? जो भेजा है उसको नरेंद्र मोदी ने पकड़ा क्यों नहीं? कहां है? यह सवाल खड़ा है। सारे मुख्यमंत्रियों को, तमाम दूसरे और नेताओं को जेल भेजने का शौक जब खुद का निकलेगा, यही तो डर है। इसी डर में नरेंद्र मोदी जीते, और जब इस डर में जीते तब सवाल उठता है। आज हमारे महान आदर्श भारत देश के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, समृद्ध भारत की नींव रखने वाले हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नेहरू जी के लिए उस समय के अखबार ब्लिट्ज ने जो हेडलाइन लगाई थी, वो हेडलाइन ये थी, नेहरू का शरीर मरा था लेकिन उसने लिखा था, उस पुण्यतिथि पर बता रहा हूं, उसने लिखा था नेहरू लाइव्स, यानी नेहरू जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। आज राहुल गांधी के रूप में जिंदा है। क्यों राहुल गांधी के रूप में जिंदा है? क्योंकि थिंकिंग विद नेहरू, थिंकिंग विद नेहरू की बात होती है, और वह सोच आज राहुल गांधी में दिखाई देती है। और जब वो दिखाई देती है तब वही बात आती है जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस कोई चुनावी मशीन नहीं जो चुनाव लड़ने के लिए उगाई है। चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें काम और सेवा में है, परेशानी और संघर्ष में है। कांग्रेस की जड़ें करोड़ों लोगों के दिलों में है। यह बात 26 नवंबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी।
आज 10 साल हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। उसके पहले 1996 से लेके 2004 तक सत्ता में नहीं थी। उससे पहले 1989 से लेके 91 तक सत्ता में नहीं थी। उससे पहले 1977 से लेके 1980 तक सत्ता में नहीं थी। तो और तमाम सारे ऐसे राज्य हैं देश के जहां 35 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं, वहां पर विपक्ष की सरकारों के शासन ज्यादा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में उस कांग्रेस का जिक्र करते हैं। वो जिस गुजरात से आते हैं, उस गुजरात में पिछले 34 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं। और जब हिंदुस्तान में सबसे पहले जिन राज्यों में कांग्रेस हारी थी, उनमें से एक गुजरात है 1967 में, 67 में। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश भी है, उन्हीं में से एक बिहार भी है, उन्हीं में से एक बंगाल भी है, उन्हीं में से एक तमिलनाडु भी है। तो इस तरह से तमाम राज्य, और वो जो तमाम राज्य हैं जहां पे सत्ता में नहीं, सत्ता जाना शुरू हुई, फिर उसके बाद में आई, फिर गई, इस तरह से, और फिर सालों साल नहीं रही, लेकिन कांग्रेस जिंदा है। क्योंकि कांग्रेस उस सेवा, उस संघर्ष की पार्टी है, उस क्रांति की पार्टी है। 138 साल पुरानी वह पार्टी जिसने देश के लोगों के हक की लड़ाई से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वह देश की पहली राजनीतिक पार्टी, और फिर देश के लोगों को स्वराज दिलाने की लड़ाई लड़ी, फिर उन्हें पूर्ण स्वराज दिलाने की लड़ाई लड़ी, और फिर देश आजाद करने के बाद में देश को बनाने की लड़ाई लड़ी, देश को फिरका परस्ती से बचाने की लड़ाई लड़ी, देश की तमाम जातियों, तमाम धर्मों, तमाम क्षेत्रों को, सबको हक देने की लड़ाई लड़ी। और जब यह लड़ाई लड़ी हो, तब आप समझ सकते हैं। तो वह कांग्रेस, उस कांग्रेस का आज प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे हैं, आज उसी स्टाइल में कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी यह रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको जानना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 दिसंबर 1951 को इलाहाबाद में कहा था। यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दूसरी जगह हो, मैं न कहीं भी अपना बचाव करूंगा और न वोट देने की अपील करूंगा। बिल्कुल अजीब बात है कि जब मैंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया, तो झूठे वादे क्यों करूं। देश का पहला लोकसभा चुनाव था, 499 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी वोट नहीं मांगा, कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी जिताने की अपील नहीं करी। पंडित नेहरू के खिलाफ नफरत की विचारधारा ने, गौ रक्षा के नाम की विचारधारा को लेके, ब्रह्मचारी नाम के एक भगवाधारी थे, उन्हें आरएसएस ने उतारा, उनके खिलाफ उतारा, बाकी कोई लड़ने को नहीं तैयार था। उतारा तो पंडित नेहरू ने उनको शाबाशी दी, और वो पूरी तरह चुनाव। जमानत जब्त भी आसान होता है, मतलब कुछ था ही नहीं खाते। आप समझ सकते हैं। वही फूलपुर सीट जो आज है, तब जौनपुर और इलाहाबाद पूर्वी सीट मानी जाती थी। उस सीट को बाद में उसका नाम फूलपुर पड़ा। तब फिर पंडित नेहरू जीते, तब उनके खिलाफ दूसरे और नेता उठे, फिर राम मनोहर लोहिया लड़े, वो बुरी तरह हारे, और फिर पंडित नेहरू के बाद में उस सीट से उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जीती, वो रही, 2 बार वो जीती। उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन बनी,
पहली दुनिया की महिला चेयरपर्सन थी। तो यह उस परिवार का है, यह इतिहास है। विरासत में वो सीट श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं दी गई। विरासत पंडित नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी पहले जयप्रकाश नारायण को चुना था। उसके बाद में जब जयप्रकाश नारायण दूसरी दिशा में चले गए तो फिर राम मनोहर लोहिया को चुना। वो भी जब दूसरी दिशा में चले गए तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और उन्हें सौंपा था। और आपने देखा उनके बाद वही प्रधानमंत्री बने। तो वह इतिहास है कि जब 1951 का 52 का जो चुनाव हुआ, उस पहले चुनाव में जो नेहरू का मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के 28 सदस्य, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे और तमाम मोरारजी देसाई भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ये जाने कितने लोग जो आते हैं, ये जो भी कोई थे, कोई चुनाव नहीं जीता था। 28 लोग चुनाव हारे। लेकिन नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 499 में से 366 सीटें जीती थी, बगैर वोट मांगे, बगैर यह कहे, बगैर झूठे वायदे किए। देश के पास कुछ नहीं था। आज भी वही स्थिति है। आज भारत कर्ज में लाद दिया गया है। आज भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार 16 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी जैसे लोगों का माफ कर देते, गरीबों को भाड़ में झोंक देते हैं। मिडिल क्लास चरण चुंबक बन के जो धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पे नफरत फैलाने का काम करता है। तमाम बुड्ढों को व्हाट्सएप का शिकार बना दिया जाता है, नशे के जैसे आदि बना दिया जाता है, वैसे बना दिया, जहां से झूठे पोस्ट को फॉरवर्ड करना, नफरत फैलाना, उस काम में उन्हें लगा दिया जाता है। जब इस तरह का धंधा चल रहा हो तब राहुल गांधी एक सच की आवाज बन के पंडित नेहरू की स्टाइल में वही जवाब देते हैं और वही सवाल भी करते हैं, खुद से भी सवाल करते हैं। वो किसी सवालों से डरते नहीं, जैसे नेहरू नहीं डरते। वो जाते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं और सवाल को लेते हैं। अपने ही पार्टी की कमियों को वो सामने कहते हैं, उसी तरह जैसे राजीव गांधी कहते थे कि हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी क्या जो गड़बड़ हुआ है वो गड़बड़ मुझे रोकना है। उन्होंने रोका, पंचायती राज लेके आए। उनका हर व्यक्ति के हाथ में अधिकार होना चाहिए। और जब वो ये बात कहते हैं तो फिर हमें पंडित नेहरू याद आते हैं। जब पंडित नेहरू ने कहा था थोड़े से आदमियों के हुकूमत की ऊंची कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं उठते, मुल्क उठते हैं जब करोड़ों आदमी खुशहाल होते हैं और तरक्की कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल, ये 15 अगस्त 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ उन चंद 22 पूंजीपतियों के लिए, अरबपति और खरबपति मोदी के मित्रों के लिए काम नहीं करूंगा, उनके नहीं करूंगा। मैं इस देश में करोड़ लखपति बना दूंगा। तो दोनों के विजन का आप देखिए, तो यह स्थिति होती है कि चंद लोगों को मुल्क के सब सौंपा जा रहा है आज। और जब सौंपा जा रहा हो तो राहुल गांधी वह आवाज बनते हैं, वह भारत के निर्माण की बात करते हैं। वह बात करते हैं कि इस देश के हर व्यक्ति को कैसे सारे हक दिए जाएं, उसको रोजगार दिया जाए, उसको तमाम सारी चीजें, वो सुविधाएं दी जाएं, सहायता दी जाए, जिससे वह इस देश की पूरी व्यवस्था को वास्तव में पटरी पर ला सके और देश सर पर भागने लगे, आगे बढ़ने लगे। यह विजन। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं जो ये घोटाले करने वाले हैं
ईडी उनसे तो पूछताछ करेगी। तो अब ईडी से पूछताछ की मोदी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन 6 चरणों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन की 300 से अधिक सीटों का गणित बन चुका है और 7वें चरण के बाद ये 325 से ऊपर होगा। जय